हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुगनास आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हमारे गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंटेंट यहाँ पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। रीजन इज इकोनॉमिक्स। पेन का कुछ ग्लिच है। चलिए, हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे की बात आ रही, तो ऑब्वियसली आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट का बेस थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको प्राइमरी सेक्टर, उसके सारे वेरिएबल्स, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, माइनिंग में क्या होता है, वगैरह वगैरह आपके पास बेस होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह, वो आपको बेसिक ध्यान में होना चाहिए। लेबर कोड जो 4 है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, आपका लास्ट में टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में मनी, बैंकिंग, ये वो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, आपको सारा ध्यान में, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह सब इकोनॉमी का बेस ध्यान में होगा ना, तब जाके आपको सर्वे में आता। तो होती मजेदार चीज़ है सर्वे वैसे, कि सिर्फ आपको डेटा देती है, या तो आपको ट्रेंड देती है, या तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देती है। ऐसा टेक्निकली तो आपको इंडिया, गुजरात दोनों का सर्वे करके जाना चाहिए। ऐसा ठीक, एज ऑफ नाउ टाइम लिमिट के कारण हम लोग सिर्फ गुजरात का ही ठीक। ठीक, आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली तो ये 20 अप्रैल वाली। ठीक है, तो जैसे पूरा सर्वे 300 साढ़े 300 पेज का है, तो इसलिए पूरा डिटेल में करके नहीं जा सकते और करके जाना भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, वैसे बस कुछ काम काम के फैक्ट्स फैच करने होते हैं। ऐसा है, ठीक है। या तो आप खुद ही उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर सकते हो अगर आपका इकोनॉमी का बेस स्ट्रांग है तो, और नहीं तो बस कुछ नहीं, ये वीडियो के थ्रू जो भी बेसिक फैक्ट आप एनालाइज और याद कर पाओ वो कर लो। ऐसा लास्ट टाइम पे ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट अपने दिमाग को लोड देने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, तो ये सर्वे को 4 से 5 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने गुजरात की इकोनॉमी का डिटेल्ड ओवरव्यू ले लिया है। जैसे 60% सर्वे तो आपका यही लेक्चर में खत्म हो जाता है। ठीक है? दूसरा पार्ट हम लोगों ने गुजरात के पॉपुलेशन को लेकर देख लिया कि डेमोग्राफिक कैसा है। तीसरा लेक्चर आई थिंक हम लोगों ने इंफ्रा को लेकर देख लिया। चौथा लेक्चर आज इंडस्ट्रीज को लेकर देख लेंगे और पांचवा लेक्चर एग्रीकल्चर को लेकर। ये सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपके यहाँ पे समा जाएंगे। ऐसा ठीक है। चलिए, तो समय ज़ाया ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं कि आपका नेक्स्ट उद्योग અને खाणकाम, दैट इज इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। छोटी सी अपडेट आपको ये दे दूं कि भाई 27 अप्रैल से हमारा मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चालू हो गया। तो प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम विथ इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। आपकी सेक्शनल टेस्ट होगी, आपकी फुल लेंथ टेस्ट होगी, आपके अप्रोच सेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी कि आंसर को लिखने के लिए आपका स्ट्रक्चर, आपका कंटेंट, आपका फ्लो, आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन, आपका वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, 12-15 पैरामीटर्स है स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग। डे टू डे बेसिस पे काम किया, डे टू डे बेसिस पे आपका काम किया जाएगा। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 2.5 से 3 महीने आपका मीन्स का प्रोग्राम होगा। एक्सक्लूसिव फोकस इस बार रहेगा राइटिंग, रीज़न मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सक्लूसिव फोकस रहेगा उसको एथिक्स को लेकर है। एथिक्स वैसे भी हमारा कोर ज़ोन है। द रीज़न इज़ हम लोग यूपीएससी बेस्ड एकेडमी है, कोर सेक्टर हमारा ही वो है। ठीक है? एथिक्स ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव ट्रेंड पे रहा है। ठीक है? और ऐसा राइटिंग में काफ़ी बहुत क्वालिटीज़ आगे गाइडेंस का रहा है। ठीक है? चलिए, तो नई वाली चेंज्ड पैटर्न में मोर और लेस आपको यूपीएससी ट्रेंड पे ऑब्वियसली सोचना और समझना और लिखना पड़ेगा। ऐसा है, ठीक है? कि आपका जब 250 मार्क का पेपर आ रहा है यूपीएससी पैटर्न पे, यूपीएससी की पैटर्न पे ही 300 मार्क के आपके लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर आ रहा है। ऑब्वियसली यूपीएससी की पैटर्न पे ही आपको मेंस की तैयारी करनी थी। ठीक है? चलिए, लैंग्वेज के पेपर में भी ठीक है, ये आंसर राइटिंग मेंस के प्रोग्राम में लैंग्वेज के पेपर में जो आपका ग्रामर का वेटेज आउट ऑफ नोवेयर बढ़ा हुआ है 50 और 60, ग्रामर की भी एक्सक्लूसिवली तैयारी कराएँगे। ठीक है? इंग्लिश ग्रामर और गुजराती ग्रामर दोनों की बराबर से तैयारी आपको की जाएगी। ठीक है? चलिए, तो चालू करते हैं हमारा गुजरात की इकोनॉमी सर्वे का एनालिसिस, जिसमें चौथा सेक्शन ये इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या क्या चीज़ें हैं, क्विकली गो थ्रू करते हैं। ऐसा आराम आराम से सर्वे में नहीं पढ़ाऊंगा, सर्वे में थोड़ा जाएंगे। चलिए,
फर्स्ट पेज पे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे उद्योग क्षेत्रमा ઝીરો ડિફેક્ટ અને ઝીરો ઇફેક્ટ સર્ટિફિકેશનમાં ગુજરાત મોખરે। गुजरात को ये ज़ेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम है ज़ेड सर्टिफिकेट। तो क्या है पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि ज़ीरो इफेक्ट टू इफेक्ट ये वाली स्कीम लेके आए थे 2016 में कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसपी ये स्कीम लेके आई थी। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करके दे रहा है। क्वालिटी काउंसिल क्या फोकस है? तो फोकस ज़ीरो डिफेक्ट पे है, फोकस ज़ीरो इफेक्ट पे है। ज़ीरो डिफेक्ट से ये क्या कहना चाहते हैं? तो ज़ीरो डिफेक्ट हमारी होनी चाहिए, किसको? कस्टमर को फोकस करने में, कस्टमर को फोकस करने में ज़ीरो डिफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, ज़ीरो हमारा नॉन कंप्लायंस होना चाहिए, मतलब आधी भाषा में 100% कंप्लायंस होना चाहिए। थर्ड ज़ीरो क्या है? कि ज़ीरो वेस्ट होना चाहिए। ये है। तो इफेक्ट से क्या कहना है? तो इफेक्ट से बोला हुआ है, तो इफेक्ट में एयर पॉल्यूशन ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो इज़ ज़ीरो वेस्ट ऑफ रिसोर्स आपका होना चाहिए। ये स्कीम आपका ये 5 थीम पे चलती है, 5 ज़ीरोज़ पे ये थीम आपकी चलती है। ये 5 थीम के बेसिस पे 50 ऐसे अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, जो ध्यान में रखे जाते हैं ये क्यूसीआई के द्वारा। ये 50 पैरामीटर के बेसिस पे आपको 5 कैटेगरी में डाला जा सकता है, या तो ब्रॉन्ज़, या तो सिल्वर, या तो गोल्ड, या तो फिर डायमंड, या तो फिर प्लैटिनम। ये 5 कैटेगरी में डाला जाता है और फिर आप इनको ज़ेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। ज़ेड सर्टिफिकेशन में गुजरात अपना टॉप पे है। ये है आपका ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट का बैकग्राउंड, तो ध्यान में रखिएगा इसको। फिर दूसरा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि गुजरातना 182 औद्योगिक एस्टेट અને 21 कार्यरत एसईजी, ठीक है? तो एसईजी क्या होता है वो थोड़ा ब्रीफ में पता होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जो होता है एसईजी, एसईजी एक्ट से आपका बनता है 2005, एसईजी एक्ट 2005 से ही आपका एसईजी एक बार के लिए निकाल रहा हूँ, जगह है नहीं। फिर उसके अलावा एस एक्ट 2005 से आपका ये बन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज़ अ फॉरेन टेरिटरी फॉरेन टेरिटरी ट्रीट इसको करती है, ठीक है? उसका मतलब इंडिया के सारे लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ होंगे, सारे लॉ नहीं है, ठीक है? मतलब अगर ये एरिया को ऐसे डिक्लेयर करके रखा है ना, ठीक, इसमें क्या इम्पोर्ट होगा, इसमें क्या एक्सपोर्ट होगा, ठीक? का एक्सपोर्ट और इसका एक्सपोर्ट सरकार उतना रेगुलेट नहीं करेगी। इनको फ्रीली जो भी करना है ना, करें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये एसईजी में बहुत सारी बाहर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करवाया जाएगा, ठीक है? ताकि का जो भी कैपिटल या फिर इनका जो भी फंडिंग है वो कोई भी हो सके, ठीक है? कोई भी करेंसी में हो सके। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं एसईजी में। मोस्टली कंपनीज़ ने कॉर्पोरेट यूनिट्स यहाँ पे डालती है अपने बिज़नेस एक्सपेंशन के पर्पज़ से। ये होता है एसईजी। तो ये तो फ़ोकस हाँ हुआ कॉर्पोरेट प्रेज़ेंस का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार के पास ऐसा कुछ है क्या? है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनआईएमजेड नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, जहाँ पे स्टेट का जमावड़ा 5000 एकड़ से ज़्यादा हो, हेक्टेयर सॉरी 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, तो सरकार निम्स घोषित कर निम्स स्टैंड फॉर नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन्स ऐसा है। ध्यान में रखिएगा। इसका फोकस स्पेशली रहता है मैन्युफैक्चरिंग, एसईसी का रहता है बिज़नेस एक्सपेंशन का रहता है। 2 चीज़ रखिएगा। चलिए, उसके अलावा ये ગાંધીનગરમાં કલોલ ગાંધીનગરમાં કલોલમાં વિશ્વનો પહેલો नैनो यूरिया प्लांट, तो नैनो यूरिया प्लांट, तो यहाँ पे जो यूरिया है ना लिक्विड फॉर्म में एक तो बनाया गया है और वो नैनो साइज का है। तो इट मीन्स 10⁻⁹ 10⁻⁹ तो ये नैनो यूरिया है, ठीक है? नैनो यूरिया है तो यूरिया का लिक्विड में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। पहले आप 100 किलो यूरिया छिड़कते थे फॉर्म में खेत में, अब जैसे 2 लीटर यूरिया ले जाओ यहाँ से, उसको पानी में डाइल्यूट कर दो और पूरे खेत में छिड़क दो। ऐसा है कि उसको टू कैरी यानी ज़ीरो यूज़ कर दिया गया है।
ये पहला नैनो यूरिया प्लांट दुनिया का ही नहीं, हाँ, सॉरी, दुनिया का कलोल में डाला गया है। ये ध्यान में रखिए। यूरिया को लेकर और नीम कोटेड यूरिया पता होना चाहिए। यूरिया को लेकर आपको न्यू यूरिया पॉलिसी पता होना चाहिए। यही यूरिया को लेकर आपको एनपीके का बाइफरकेशन पता होना चाहिए। 2-4 चीज़ आपको ध्यान में, तो ध्यान में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और पहले पेज पे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने के लिए गुजरात पहला पहला स्टेट है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाया हो। पहले पेज पे याद है। नेक्स्ट पेज पे ऐसा कोई याद रखने लायक चीज़ें है नहीं, 2 चीज़ में गुजरात फर्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? इसमें फर्स्ट है, और दूसरा श्रम योगी માટે પ્રાયોગિક ધોરણે અંત્યોદય શ્રમ સુરક્ષા અકસ્માત વીમા યોजना આમાં गुजरात प्रथम। मतलब रेयरली इतने ज़्यादा हार्डकोर फैक्ट्स क्लास 1 एंड 2 की एग्ज़ाम है, आपसे एनालिटिकल नॉलेज एक्सपेक्टेड होता है, ना कि फैक्चुअल रटा हुआ नॉलेज। गुजरात पहला या दूसरा या कितने परसेंट, नहीं याद रहे तो छोड़ दो ऐसी चीज़ों को, पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ को लेकर गुजरात का क्या सिनेरियो है। चलिए, अब यहाँ पे एमएसएमई का डेफिनिशन दिया हुआ है, जिसको देख लीजिएगा एक बार। एमएसएमई का डेफिनिशन 2025 में अपडेट कर दिया है, ठीक है? एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बेस हो सकता है और दूसरा आपका टर्नओवर बेस हो सकता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो यहाँ पे एक 10, 50, 5, 50, 250, ये सारे के सारे करोड़ में है। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो, 10 करोड़ से कम का तो स्मॉल, और 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट तो आपका मीडियम। 5 करोड़ से कम का टर्नओवर 1 करोड़, 50 करोड़ से कम का टर्नओवर तो स्मॉल, और 250 करोड़ कम का टर्नओवर तो आपका मीडियम। तो ये एमएसएमई का नया डेफिनिशन जो आपके 2025 बजट में दिया। अब इतना ही काम का है, देख लेते हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी है, अभी काम की है वैसे तो, ठीक है। अभी 2024 में नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई, मतलब काम की नहीं, काम की से भी ज़्यादा। इसको मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स को जो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च 2000 और ये इसके ये 6 जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी मैंने ये सारी ऑलमोस्ट एक-एक करके पॉलिसीज़ कवर करा दी है। सेमीकंडक्टर कर ली है, जीसीसी पॉलिसी कर ली है, ये टेक्सटाइल पॉलिसी कर ली है, तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ एक-एक करके कवर करवा दी है आपको। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये औद्योगिक पार्क, कहाँ-कहाँ पे आपका ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क बनता है, किस तरह से बनता है थोड़ा, तो वही वो जगह पे तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाते हैं, वो किया। और अभी यहाँ पे अपने कौन-कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल हैं, जैसे जहाँ पे कम से कम ऐसे 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है? और 10 यूनिट्स और जिनका एरिया 20 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है? 20 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उसको हम लोग एक तो ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क घोषित कर सकते हैं। और अगर ट्राइबल इलाका है तो मिनिमम ऐसा 5 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स छोटे और 5 हेक्टेयर से थोड़ा ज़्यादा एरिया, ठीक है? अगर ट्राइबल लैंड में ऐसा है तो इसको इंडस्ट्रियल पार्क घोषित, तो पार्क घोषित करने से क्या फ़ायदा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सुविधा, यहाँ पे लेबर की सुविधा, यहाँ का रेगुलेशन, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह, वगैरह, वगैरह चीज़ें सरकार सपोर्ट करना चालू कर देती है ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनने। एक चीज़ रखिएगा, ठीक? अ हाँ, क्या-क्या सहाय मिलती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है। जैसे बिल्डिंग અને इंफ्रा फैसिलिटी, जमीन खर्च सिवाय तो इसमें 30,000 करोड़ तक का कुछ-कुछ मिलता है, आँकड़ा काम का नहीं है। डोमिसाइल वर्कर्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी सरकार खड़ी करती है, हाउसिंग वगैरह खड़ी करती है, ठीक। एसएलईसी द्वारा મંજૂર પ્રોજેક્ટ માટે વિકાસકર્તા દ્વારા औद्योगिक प्राप्त स्थापना માટે जमीनी खरीदी पर जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, 100% माफ़ी मिल जाती है। प्लॉट जिसने खरीदा होगा, उनको स्टैम्प ड्यूटी में माफ़ी मिल जाती है। तो बहुत सारी इधर-उधर की बेनिफिट देते हैं इंडस्ट्रियल पार्क बनने में। 2-3 इंडस्ट्रियल पार्क हमारे हैं। पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है सारी में।
नवसारी में, ठीक है, पीएम मित्र पार्क बनने वाला है। ये आपके स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। और दूसरा बल्क ड्रग पार्क बनने वाला है, ये अपना भुज में, ठीक है। 2 पॉइंट्स पीएम मित्र पार्क और बल्क ड्रग ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने भुज में एक अपना, ठीक है। बेनिफिट्स उनको हज़ार तरीके के अलग-अलग बेनिफिट है। हाँ, है। तो ये आपका ये एक न्यूज़ हुआ, मतलब ये एक सेक्टर था। तो बहुत सारे आंकड़े हैं, ये इसको आराम से देखोगे ना तो एक पेज पे ही आपको बहुत सारे आंकड़े दिखते हैं। आंकड़े याद नहीं करने, उसपे डिटेल्स फेच कर के आपको थोड़ी-थोड़ी करनी है। जैसे आपको डिटेल्स थोड़ी-थोड़ी फेच करके करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर ये वाइब्रेंट गुजरात समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो 2003 से ऐसी वाइब्रेंट गुजरात समिट हम लोग करते आए हैं, ठीक है। 2024 में हम लोगों ने लास्ट की थी, 2024 में लास्ट की थी। ये 2024 वाली आई 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, 10th वाइब्रेंट गुजरात, हाँ, 10वीं थी यहाँ पे लिखा हुआ। 2024 में जनवरी में ये हुई थी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस ये वाली समिट में भी हम लोगों ने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात की टॉप नॉच बिज़नेस समिट है। इसमें इंटरनेशनल बिज़नेस पर्सोनल और नेशनल बिज़नेस पर्सोनल को बुलाया जाता है। इनवाइट किया जाता है गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए, गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए, गुजरात में अपना बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए इनको बुलाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा काम का न्यूज़ है ये, जैसे लिखा हुआ है कि उद्योगों वार्षिक मोचणी तब ईयरली इंडस्ट्रियल रिव्यू, ईयरली इंडस्ट्रियल रिव्यू, ये हर साल ईयरली इंडस्ट्रियल रिव्यू आता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रिव्यू में फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से वो हर एक फैक्ट्री को कवर कर लिया जाता है, ठीक है। જેની ઉત્પાદન પ્રતિક્રિયાને આ જ અધિનિયમની કલમ 2 કે હેઠળ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા મુજબ વીજળીથી ચાલતા અને 10 કે તેથી વધારે કામદારો હોય તેવા તેમજ વીજળી વગર ચાલતા 20 કે તેથી વધારે કામદાર હોય તેવા તમામ એકમોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। ऐसे सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो ये फैक्ट्री एक्ट की कलम 2 MI और 2 MII में डिक्लेयर्ड है। इसका मतलब जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयी है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, या फिर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयी है और वो नॉन इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, उन सब सारी की सारी फैक्ट्री यूनिट्स को कवर करके ये ईयरली इंडस्ट्रियल रिव्यू निकाला जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। क्या-क्या चीज़ें इसमें से एग्जेम्प्टेड है? तो इसमें से एग्जेम्प्टेड है, जैसे इसमें बीड़ी और सिगर यूनिट भी इंक्लूड कर लिया जाता है, पर इसमें से डिफेंस के यूनिट्स, ऑयल यूनिट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, कैफ़े के अलावा कंप्यूटर सर्विसेज वाली चीज़ें, रेलवे वर्कशॉप, आईआरसीटीसी वर्कशॉप, सरकारी टंकशाल मतलब मिंटिंग, मिंट जहाँ पे कॉइन छपते हैं आपके, स्वच्छता विषय अगर कुछ है तो पानी पुरवठा, गैस स्टोरेज, इन सबको इसमें से बाकात रखा जाता है। सब में बाकात रखा जाता है, इसका कोई भी ईयरली ऐसा रिव्यू नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन इसका डेटा निकाल के देता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ इसका आंकड़ा निकाल के देता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये ध्यान में रखिएगा। 22-23 में ये जो सर्वे हुआ था ना इंडस्ट्रियल सर्वे, उसके हिसाब से गुजरात का कंट्रीब्यूशन कुछ इंडिया में ऐसा है कि जो भी जितने भी मेजर कारखाने हैं, तो गुजरात का कंट्रीब्यूशन देश में 12% जितना है। अगर देश में 100 कारखाने हैं ना, तो 12 कारखाने हैं, ठीक है। कारखाने दैट इज़ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कारखाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 12% कारखाना इंडिया में है ऐसा, ठीक है। 100 लोगों को अगर रोज़गारी मिल रही है ना, तो 12.6% गुजरात दे रहा है ऐसा, ठीक है। अगर ₹100 जितना इन्वेस्ट हो रहा है ना देश में, तो 19.6% यू इन्वेस्टमेंट गुजरात करके दे रहा है सर, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर 100 जितना हो रहा है ना देश में, तो उसमें से 14% जितना वैल्यू एडिशन गुजरात करके दे रहा है, ठीक है। ये सारे कंट्रीब्यूशन गुजरात की तरफ से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन गुजरात की तरफ से मिल रहा है, ये इंडस्ट्रियल सर्वे के हिसाब से, इंडस्ट्रियल सर्वे के हिसाब से, तो इसको ध्यान में सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इसके अलावा यहीं पे मेंशन्ड है કે વર્ષ 2022ના અંતે કારખાનાઓમાં સરેરાશ દૈનિક રોજગારી 21 લાખ હતી, જે 2023માં વધીને 22.48 લાખ। इन शॉर्ट ये फैक्ट्रीज में
काम करने वाले लेबर बढ़े हुए हैं। पहले कुछ 21 लाख थे, अब कुछ रखिएगा, बढ़ के साढ़े 22 लाख जितना। दूसरा, ये 6th इकोनॉमिक रिव्यू है, ठीक है? आर्थिक गणतरी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है इंडस्ट्रीज़ को लेकर ऐसा, अलग है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है ये इंडस्ट्रीज़ को लेकर ऐसा है, ठीक है? तो काफ़ी कुछ डेटा इसमें याद रखने लायक है। भले सर्वे पुराना है ये, 2013 का ये लास्ट सर्वे है, उसके बाद पता नहीं क्यों अपडेट हुआ नहीं है, बंद कर दिया होगा मेबी, पर थोड़े काम के डेटा है। मेबी शायद पूछ ले इसमें से ट्रेंड के लास्ट 6th आर्थिक गणतरी के हिसाब से क्या, क्यों, कैसे? ठीक है? તે क्या है કે આર્થિક ગણતરી એ દેશની ભૌગોલિક સરહદોમાં સ્થિત તમામ ઉદ્યોગ ધંધાની સત્તાવાર ગણતરી છે. તે ખાસ કરીને અસંગઠિત ક્ષેત્રના બિન ખેતી વિષયક ઉદ્યોગ ધંધાની માહિતી એકત્ર કરવા માટેનું માળખું પૂરું પાડે છે. ये है, ध्यान में रखिएगा। कब कब हुआ है? तो 1977 में हुआ है, 80, 90, 98 और 2005 ऐसे करके 5 हुए हैं और छठा 2013 में हुआ है। जो हुआ है 2013 में हुआ। तो हर 2 साल 5 साल कुछ फिक्स नहीं है। क्या गिनेगा? ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बिन खेती लायक है, तो काम कर रहा है इधर-उधर, अनऑर्गेनाइज्ड वाले भी, ठीक है? उनको भी ये गिन लेता है। ठीक है? ये 6th वाले सर्वे में हम लोगों ने क्या-क्या देखा हुआ है, तो पाक उत्पादन कितना होता है, वावेतर, जाहिर वहीवट, सुरक्षा, फर्जियत, समाज सुरक्षा, सारी चीज़ें भी हम लोगों ने खेती वाले और बिन खेती वाले दोनों में इसमें देख ली है। ठीक है? जनरली देखते नहीं, पर इस बार इन लोगों ने खेती वाला भी देखा हुआ है एस्पेक्ट ऐसा, ठीक है? हाँ, फर्स्ट टाइम कैसा हुआ था, पहली बार इसमें ऐसा हुआ है कि હાથશાળ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ ઉદ્યોગ ધંધાઓની પણ ગણતરી કરવામાં આવી. ये ध्यान में रखिएगा. उसके अलावा इसके मेन आउटकम देख लेते हैं. मेन आउटकम में पहला ये है आउटकम કે દેશના કુલ ઉદ્યોગ ધંધામાં 6% જેટલો ફાળો ધરાવે છે. देश में जितना भी इंडस्ट्रियल एक्यूमेन है उसमें से 6% जितना गुजरात कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दूसरा आउटकम यहाँ के जितने भी ये उद्योग धंधे हैं देश में, ये जितने भी ये फैक्टर्स है, इसमें से 60% फैक्ट्री यहाँ पे ही लिख देते हैं, 60% फैक्ट्री ग्रामीण इलाकों में है और बाकी 40% जितनी फैक्ट्रीज शहरी इलाकों का आउटकम है। दूसरा आउटकम, हाँ, जित टोटल 12 लाख ऐसे यूनिट्स हैं, ये टोटल 12 लाख यूनिट्स में से 44% घर और बाकी, હા, 44% જીતને પાક ઉત્પાદન અને વાવેતર સિવાયની खेती विषयक प्रवृत्तिમાં રોકાયેલા. एक चीज ध्यान रखिएगा, वे 55% इन खेती लायक है और उसमें से भी 44% ऐसे इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, ठीक है? अपने स्टेट का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, 63% जितना बढ़ा हुआ है. फिफ्थ सर्वे के मुकाबले सिक्स्थ सर्वे में हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टेट का 63% जितना बढ़ा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा. फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर ऐसा है कि 19% ऐसे बिजनेस है स्टेट में जो अनऑर्गेनाइज्ड है और वो 19% में से 18% रूरल एरिया में है और 20% शहरी इलाकों में है. 18% रूरल इलाकों में, 20% शहरी इलाकों में. ठीक है? फिर रोजगारी की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट की, तो अगर 96 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ठीक है, 53% रूरल एरिया में है और बाकी 46% शहरी इलाकों. रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है नेशनल सर्वे के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा. सातवां, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से 23 लाख, मतलब 24%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% जितनी महिलाएं हैं. ये अलग 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 चीज़ें ध्यान में रखिएगा. इकोनॉमिक सर्वे, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक लेकर ऐसा छठा ही सिर्फ हुआ है ये. ठीक है? उसके अलावा ये पूरे इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ये मेन फर्म गुजरात में है, जीआईडीसी करके, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. एक ध्यान में रखिएगा. हाँ, इसका फोकस है कि भाई आने वाले साल में गुजरात में 8 जगह पे ट्राइबल पार्क बनाया जाए. 8 जगह पे ट्राइबल पार्क बनाया जाए.
कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, बस उतना ध्यान में रखना कि जो 8 पार्क बन रहे हैं ना, वो अमीरगढ़ से लेके नीचे डांग तक बन रहे हैं, ठीक है? डांग जिला नीचे है, अमीरगढ़ पड़ता है आपका बनासकांठा। एक की भी बात अभी तक सौराष्ट्र में नहीं की है, एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी की बात अभी तक कच्छ में ये जो भी है वो आपका और गुजरातનો જે પટ્ટો છે, એ પટ્ટા પર જ 8 ટ્રાઇબલ પાર્ક્સ બનાવવામાં આવશે. ट्राइबल पार्क बनावવામાં ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा छुट-मुट कुछ स्कीम्स है, जस्ट मैं नाम बोल दे रहा हूँ और उसका काम बोल दे रहा हूँ। उसके आँकड़े काम के नहीं है ऐसा, ठीक है? नाम और काम ही है, उसके आँकड़े काम के नहीं, ठीक है? ये वाजपेयी बैंकेबल योजना है, ठीक है? तो इसमें अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाना चाहता है, उन लोगों को ऐसा 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया या तो फिर 1,25,000 रुपया कॉन्टेक्स्चुअली को मिलेगा। कोई भी सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पाना चाहता है, तो आपकी वाजपेयी बैंकेबल योजना है, डायरेक्ट बैंक में ये पैसा है। फिर दूसरा यहाँ पे मानव कल्याण योजना। मानव कल्याण યોજના ऐसा है કે પછાત વર્ગોના સમૂહને પૂરતી આવક અને સ્વરોજગાર અર્થે સહાયના रूपમાં વધારા से कोई भी अगर ऐसे बैकवर्ड क्लास से बिलॉन्ग करता है तो उसको अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और उसके लिए उसको बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, तो बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो इक्विपमेंट्स लाने के लिए, ठीक है? इक्विपमेंट्स लाने के लिए 6 लाख तक का 6 लाख तक की अगर फैमिली इनकम है 6 लाख से कम, तो इक्विपमेंट लाने के लिए सरकार सहाय लाने के लिए भी पैसा देती है और उसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी देती है ऐसा, ठीक है? वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी देती है, तो ये मानव कल्याण योजना है। जिसको ऐसा भरत काम करना हो, प्लम्बिंग करना हो, ब्यूटी पार्लर करना हो वगैरह, वगैरह, वगैरह। 10 ट्रेड सेक्टर्स बोल के रखा हुआ है, कोई भी आपका आ सकता है एलिजिबिलिटी। ये ध्यान में रखना, दत्तोपंत ठेंगरी कारीगर ब्याज सहाय योजना तो भी सेम है, पर इसमें स्पेसिफिक टू दी हथशाड़ અને हस्तकला मतलब आपके हैंडीक्राफ्ट्समैन जो है ना, यहाँ पे बात हो रही है, तो ये दत्तोपंत योजना है, इसको ध्यान में रखिएगा एक बार। नेक्स्ट आपका गुजरात राज्य हाथशाળ અને हस्तकला विकाम विकास विकास निगम लिमिटेड। ये वही इनका काम स्पेसिफिकली गुजरात में हैंडीक्राफ्ट के पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है ऐसा। अलग से संस्था काम कर रही है, अलग से ही संस्था। इसमें जो भी हैंडीक्राफ्ट गुजरात में बनेंगे ना, वो हैंडीक्राफ्ट के पैकेजिंग पे या फिर उस पे एक टैग लगाया जाएगा, गरवी गुजरात। पता चलेगा इससे कि ये हैंडीक्राफ्ट है मतलब कॉटेज इंडस्ट्री या फिर ट्राइबल इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा। ठीक है? ये गरवी गुजरात की चीज़ें बेचने के लिए 26 ऐसे अलग-अलग पे शोरूम चलाया जा रहा है। ठीक है? शोरूम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा टिल डेट मतलब 2023-24 में सरकार ने ऐसे 62 ट्राइबल फेयर, ठीक है? 62 जितने फेयर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए थे जिसमें सारी चीज़ें हाट बोलते हैं, ट्राइबल हाट। ये 62 जितने किए हुए थे, ऑनलाइन वेब पोर्टल पे इनका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो एवरी पॉसिबल एंगल को दिया जा रहा है अपनी चीज़ को बेचने, मार्केट करने या फिर प्रेज़ेंस आने के लिए ज़्यादा, ठीक है? मेला चाहिए तो मेला, ई-मार्केट प्लेस चाहिए तो ई-मार्केट प्लेस, गरवी गुजरात स्टोर चाहिए तो गरवी गुजरात स्टोर, फॉर दैट मैटर ये सारी चीज़ें अब से आपके एकता मॉल में भी रहेगी। एकता मॉल क्या है? करंट अफेयर के सेशन में करवाया हुआ है ऐसा, ठीक है? एकता मॉल नॉट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता नगरी, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है ऐसा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर कुछ सपोर्ट गुजरात कर रही है। हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर कुछ-कुछ चीज़ों का सपोर्ट गुजरात कर रही है। ये हुआ, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सक्षम, ये थोड़ा काम का है, सक्षम, ठीक है? केवीके 2.0 ये क्या है? कि ऑलरेडी ऐसा केवीके 1.0 चल रहा है। व्हाट इज़ केवीके? कौशल्य वर्धन केंद्र, आदि भाषा में आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ऑलरेडी केवीके 1.0 चल रहा था, ठीक है? अ, गुजरात स्टेट डेवलपमेंट प्लान सीएसडीपी के तहत ये सारी चीज़ें आपकी चलाई जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें चलाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आपकी चीज़ चलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे काम का ये है कि अब इसको इवॉल्व करके या को अपग्रेड करके हम लोगों ने केवीके 2.0 या फिर जिसको सक्षम नाम दिया हुआ है, ये पोर्टल बनाया हुआ है, सक्षम पोर्टल या फिर केवीके 2.0।
क्या करेंगे इसमें? इसमें ऐसा है कि भई का फोकस रहेगा टू एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे स्किल सिखाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाएँगे वगैरह-वगैरह, ठीक है? ये किसके लिए है? तो याद रखने लायक चीज़ है तो ये है कि ये सिर्फ़ रूरल और पेरी अर्बन एरिया के लिए है, ठीक है? कहीं भी इसके पोर्टल पे अर्बन एरिया मेंशन्ड नहीं है ऐसा, ठीक है? और कहीं भी इसके पोर्टल पे अर्बन एरिया कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग दी जाएगी 3-4 महीने की, ठीक है? और उसके अलावा इसको दी जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे वाले लोगों को हू आर डोमिसाइल ऑफ गुजरात, जो पिछले 10 साल से गुजरात में रह रहे हैं और उनको प्रूफ है कि हाँ भाई गुजरात में ही रहे। ये तो एक्सक्लूसिव पॉइंट ध्यान रखना सक्षम को लेकर, केवीके 2 कौशल्यवर्धन स्किल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है? गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्लान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आपका ये चलाता है। ठीक है? और उसके अलावा उसके साथ-साथ हम लोगों ने एक कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है। ये अलग नहीं है, आपकी जो आईटीआई इंडस्ट्रीज़ है, स्किल इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उन सबको ही अब कॉमनली स्किल यूनिवर्सिटीज़ बोला जाएगा, ठीक है? और अब उसको स्किल यूनिवर्सिटी का एफ़िलिएट करवा दिया जाएगा ताकि लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे क्रूशियली ध्यान दिया जा सके, डेवलपमेंट पे क्रूशियली ध्यान दिया जा सके, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। की स्किल मिली, ये सारे इंस्टीट्यूट से तो उनको आगे जाके टेक्निकल ग्रेजुएशन के लिए भी प्रमोट किया जाएगा। एक बढ़िया है स्किल तो इतनी पा ली आप लोगों ने, सर्टिफ़िकेट भी अच्छा है, एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा है, अब आप नॉलेज भी गैदर करिए ऐसा। चलिए, तो ये आपका कंटेंट हुआ इंडस्ट्रीज़ को लेकर, गुजरात इकोनॉमिक्स आपका 4th लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है? नेक्स्ट सिर्फ लेक्चर बचेगा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में तो रेयरली कुछ चीज़ समझ नहीं होती है। रीजन इज़ एग्रीकल्चर डेटा सॉरी चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन के डेटा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन के डेटा, ठीक है? तो कुछ-कुछ चीज़ समझनी है, वो देख लेंगे, क्विकली गो थ्रू कर लेंगे लास्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।